बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन डाइवर्स, यानी कि टाइप्स, फैलाव। बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Biological diversity refers to the variety of life forms present in different ecosystems. Ecosystem क्या होता है? एक डायनेमिक सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट, इसको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में हम स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। स्पीशीज़ के अंदर जीन्स की बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, और इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से इकोसिस्टम पाए जाते हैं. अब डाइवर्सिटी में हम कौन सी चीज़ें देखते हैं, यानी कि क्या चीज़ें हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं. हम स्पीशीज़ की रिचनेस और वेरिएबिलिटी. रिचनेस का मतलब है कि किसी एरिया में कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं. बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस किस लेवल पर असेस किया जाता है, देखा जाता है. तो एक लेवल है स्पीशीज़ का लेवल, दूसरा लेवल है जेनेटिक लेवल, और तीसरा लेवल है इकोसिस्टम का लेवल. अब हम बारी बारी इन तीनों लेवल्स को देखेंगे. तो चलें पहले हम देखते हैं स्पीशीज़ लेवल पे. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में सबसे पहले तो हम ये काउंट करते हैं कि किसी एरिया में कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं. फिर उन स्पीशीज़ का नंबर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया में 10 स्पीशीज़ हमें मिली हैं, और फिर उनकी दूसरी चीज़ रिलेटिव अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक स्पीशीज़ ए है और दूसरी स्पीशीज़ बी है तो ए की तादाद बी के लिहाज से ज़्यादा है या कम है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस, यानी एक दूसरे के लिहाज से कौन सी ज़्यादा है और कौन सी उससे कम है, ये देखा जाता है. एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी स्पीशीज़ इकोसिस्टम ने एज पे पाई जाती है, कौन सी सेंटर में पाई जाती है, कौन सी इस साइड पे पाई जाती है, और कौन सी दूसरी साइड पे पाई जाती है, दैट इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्पीशीज़ लेवल पे हमने क्या क्या देखा? नंबर ऑफ स्पीशीज़ को काउंट कर लिया जाता है कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा उनकी रिलेटिव अबंडेंस, कि इनमें से कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम पाई जाती है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में किस हिसाब से है. नेक्स्ट है जेनेटिक लेवल पर बायोडाइवर्सिटी की स्टडी. तो अब हम इसको देख लेते हैं. जेनेटिक लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक डाइवर्सिटी भी या जीन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है. ये किस तरीके से स्टडी की जाती है? ये किसी भी पॉपुलेशन में जो तमाम इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, तमाम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं एक ही स्पीशीज़ के, उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी उनके अंदर जो जीन्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है. एक स्पीशीज़ के तमाम जीन्स, ठीक है, एक जगह पर पाई जाने वाली एक स्पीशीज़ के अंदर कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, इसको हम जेनेटिक लेवल पर स्टडी कहते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल फॉर द अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. जब किसी स्पीशीज़ ने किसी जगह पर, किसी माहौल पर सक्सेसफुल होना है, अपने आप को अडेप्ट करना है, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या उसके पास उस माहौल के मुताबिक जीन्स प्रेजेंट हैं. तो जेनेटिक लेवल ही किसी स्पीशीज़ की अडेप्टेबिलिटी, और अडेप्टेबिलिटी के रिजल्ट में सर्वाइवल. अगर स्पीशीज़ अडेप्ट कर जाएगी तो वो सर्वाइव करेगी नए माहौल में, अगर अडेप्ट नहीं करेगी तो वो सर्वाइव भी नहीं करेगी. इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ही अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ को किसी नए एनवायरनमेंट में या किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस के रिजल्ट में काउंट करती है, डिटरमिन करती है. जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी, यानी जितने ज़्यादा जीन्स होंगे, उतने ही सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी के चांसेस भी होंगे.
नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम का लेवल। 3 लेवल पे हमने देखी। पहला लेवल स्पीशीज़ का लेवल, दूसरा लेवल जीनेटिक लेवल है और थर्ड लेवल इकोसिस्टम लेवल है। इकोसिस्टम के लेवल पर हम इकोसिस्टम्स की टाइप्स को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम फॉरेस्ट हो सकता है, एक वेटलैंड हो सकता है। वेटलैंड वो जगह होते हैं जहाँ पर वाटर हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ये कोई रिवर भी हो सकता है, कोई ओशन भी हो सकता है, कोई पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है और इवन राइस फील्ड भी हो सकता है। और इसके अलावा ग्रास लैंड है जहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, या डेजर्ट है। ये मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हैं। इन मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स को स्टडी किया जाता है इकोसिस्टम लेवल पर। इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से मुख्तलिफ इकोसिस्टम फंक्शंस, मुख्तलिफ इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे वो इकोलॉजिकल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए इकोसिस्टम का क्या रोल है, ये हम इकोसिस्टम लेवल को स्टडी करके ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि हम बायोडाइवर्सिटी को मुख्तलिफ लेवल्स पर देखते हैं, लेकिन देखते किस तरीके से हैं, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं, तो वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में 2 लफ्ज़ हमारे पास आ रहे हैं, एक चीज़ है रैंडम और दूसरी चीज़ है सैम्पलिंग। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सैम्पलिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसे अगर किसी का ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी इन्फेक्शन चेक करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है। हम पूरे ब्लड को चेक नहीं करते, बल्कि ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और उसमें पाई जाने वाली डिजीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कि ये डिजीज़ बॉडी में मौजूद है। इसी तरह से अगर हमने राइस पकाए हैं और राइस में नमक चेक करना है तो हम थोड़े से राइस चेक करते हैं और फिर उस फाइनल रिज़ल्ट को पूरे राइस पे अप्लाई कर देते हैं कि नमक कम है या नमक पूरा है। ठीक है, इसी तरीके से सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल के रिज़ल्ट को पूरे इकोसिस्टम पर, पूरे एनवायरनमेंट पे और जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन जगह है उस पर अप्लाई कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि सैम्पलिंग में हमने कहा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि हमारे पास जो एरिया है उसमें से जो सैंपल लेना है, हमने एक ही जगह से सैंपल नहीं ले लेना, बल्कि हमने क्या करना है कि रैंडमली कुछ सैंपल यहाँ से लेना है, कुछ सैंपल यहाँ से लेना है, कुछ सैंपल यहाँ से लेना है। यानी कि हमने सैंपल को रैंडमली कलेक्ट करना है, किसी एक जगह से ही सारा सैंपल कलेक्ट नहीं कर लेना। तो इस रैंडम सैम्पलिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, चलें हम वो देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मिनिमाइज करती है बाइस्ड अप्रोच को, प्रोवाइड करती है रिलायबल कंपैरिजन, फैसिलिटेट करती है कंपैरिजन को, इन्हांस करती है रिप्रेजेंटेटिवनेस को और सपोर्ट करती है कंजर्वेशन एफर्ट्स को। हम इनकी डिटेल देखते हैं बारी बारी। हमें सैम्पलिंग के दौरान बाइस्ड अप्रोच को मिनिमाइज करना है। बाइस्ड अप्रोच क्या है कि किसी एक जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना और दूसरी जगह को इग्नोर कर देना। ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि हमें कुछ सेंटर से लेनी है, कुछ हमें किनारे से लेनी है और कुछ इन दोनों जगह के जो दरमियान जगह है वहाँ से लेनी है। ठीक है, एक ही जगह से नहीं ले लेनी कि हमें ईजी है किनारे से लेना है तो सारा सैंपल वहीं से ले लिया, तो इसका मतलब है हमने इस जगह को फेवर कर दिया। ऐसा नहीं करना, बाइस्ड अप्रोच नहीं करनी, किसी एक जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, बल्कि रैंडम सैम्पलिंग करते हुए मुख्तलिफ जगहों से रैंडमली लेना है, किसी जगह को फेवर नहीं देनी। रैंडम सैम्पलिंग हमें रिलायबल कंपैरिजन प्रोवाइड करती है, यानी कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किनारे पे रिचनेस ज़्यादा थी या सेंटर में ज़्यादा थी या किनारे और सेंटर के दरमियान वाली जगह पे ज़्यादा थी। तो हम इसमें रिलायबल कंपैरिजन कर सकते हैं एक इकोसिस्टम के मुख्तलिफ जगहों को, कि वहाँ पर रिचनेस कितनी है, अबंडेंस कितनी है और वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। फॉर एग्जांपल किनारे पे कौन सी हैं, सेंटर में कौन सी स्पीशीज़ हैं। तो ये हमें एक रैंडम सैम्पलिंग हमें रिलायबल कंपैरिजन विद एन इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमें फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन में। जब हम ऊपर बात कर रहे हैं रिलायबल कंपैरिजन, यहाँ पे कह रहे हैं फैसिलिटेट कंपैरिजन, बात तो एक ही है लेकिन नहीं। रिलायबल कंपैरिजन विद एन इकोसिस्टम, हमने बात की एक ही इकोसिस्टम के
किनारे पर, सेंटर में और मुख्तलिफ जगहों पर। अब हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, यानी कि हमारे पास ये एक इकोसिस्टम है और ये दूसरा इकोसिस्टम है। इनको कंपेयर करना भी पॉसिबल होता है रैंडम सैम्पलिंग की वजह से। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो इकोसिस्टम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग की मदद से। रैंडम सैम्पलिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे इकोसिस्टम के को। फॉर एग्जांपल जो किनारे वाला लिया ये चारों तरफ के किनारे को रिप्रेजेंट करता है, जो सेंटर वाला लिया ये पूरे सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों के दरमियान वाला लिया ये पूरे दरमियान वाले एरिए को रिप्रेजेंट करता है। तो सैंपल हम थोड़े एरिए का लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा एरिया रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने इर्द गिर्द के पूरे एरिया का। रैंडम असेसमेंट में हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे कंजर्वेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस जगह पर, इस जगह के इर्द गिर्द कोई भी स्पीशीज़ नहीं मिली, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंजर्वेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि यहाँ पर एनिमल्स को, प्लांट्स को कंजर्व कर सकें ख़त्म होने से, बचा सकें ख़त्म होने से। तो इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग हमें सपोर्ट करती है हमारी कंजर्वेशन एफर्ट्स में। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि रैंडम सैम्पलिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस सैम्पलिंग के ज़रिए से हम बाइस्ड अप्रोच से भी बच जाते हैं, हम एक ही इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, हम थोड़े से हिस्से को स्टडी करते हैं और उस रूल को पूरे इकोसिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से हम किस तरह की कंजर्वेशन करनी चाहिए ये समझ के कंजर्वेशन कर पाते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अब हमने इससे पहले रैंडम सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी है, जिसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पढ़े हैं कि रैंडम सैम्पलिंग के ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन ये रैंडम सैम्पलिंग की कैसे जाती है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को असेस किया जाता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए से किया जाता है, लेकिन वो सैंपल किस तरीके से लिया जाता है बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। क्वाड्रेट सैम्पलिंग क्या होती है? क्वाड्रेट सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें हम एक्चुअली जो भी हमारे पास एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एरिया है, इसको पहले इस तरीके से ट्रांसवर्सली एंड हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास छोटे छोटे स्क्वेयर्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये वाइट लाइन के ज़रिए से डिवाइड हुआ है। तो इसके बाद हम इसमें से जब ये स्क्वेयर्स में डिवाइड हो जाता है, तो इनमें से मुख्तलिफ स्क्वेयर्स को रैंडमली, इनमें से कुछ स्क्वेयर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्क्वेयर को, इस स्क्वेयर को, इस स्क्वेयर को और इस स्क्वेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन स्क्वेयर्स में से सैंपल लिया जाता है, और ये मेथड अमूमन उन ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मूव नहीं करते, जैसे कि प्लांट्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म, ताकि अगर हम एक जगह पर उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो वहाँ से जा ना सकें, और ऐसा ना हो कि दूसरी जगह पे हम स्टडी कर रहे हों तो वही जो पहले इधर काउंट हो गए हैं वो दोबारा इधर काउंट हो जाएं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये मेथड उन ऑर्गेनिजम्स पर यूज़ करते हैं जो कि नॉन मूविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं। और इस तरीके से असेस किया जाता है किसी एरिया में किसी स्पीशीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर वो वहाँ पर मौजूद है क्वाड्रेट्स में तो पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट है, और अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है इन क्वाड्रेंट्स में तो इसका मतलब है ये पूरे इकोसिस्टम में, पूरे स्टडी एरिया में प्रेजेंट नहीं है। इसमें दूसरा मेथड ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग का है। ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग क्या होती है? इस मेथड में एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट कलर की एक लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह से एक लाइन इसमें ड्रॉ कर ली जाती है। उस लाइन पे रेगुलर इंटरवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, रेगुलर इंटरवल पे हम सैंपल लेते जाते हैं। और अमूमन इस किस्म की जो सैम्पलिंग की जाती है ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग हाई टाइड से लो टाइड की तरफ, यानी एक ही एरिया में
बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जो चेंज स्पीशीज़ में आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए होता है। जैसे जैसे यहाँ से हाई टाइड्स हों फॉर एग्जांपल और हम लो टाइड्स की तरफ आ रहे हैं तो क्या चेंज आती जा रही है ये हम इससे ऑब्जर्व कर लेते हैं। टाइड्स क्या होती हैं? वाटर के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं मून के इफ़ेक्ट की वजह से। तो जैसे जैसे मून का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे टाइड्स ऊपर की तरफ आती हैं। और इसके अलावा भी हाई टाइड्स और लो टाइड्स जोन होते हैं वाटर के अंदर। तो इन जोन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन अ कोस्टल जोन अ ट्रांजेक्ट कैन बी लेड फ्रॉम द हाई टाइड लाइन टू लो टाइड लाइन। कोस्टल जोन, कोस्ट कहते हैं पानी के किनारे को। तो यहाँ पर ये कोस्ट पे ये मेथड अप्लाई किया जाता है टू रिकॉर्ड द टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ इंटरटाइडल ऑर्गेनिज्म, यानी हाई टाइड और लो टाइड के दरमियान जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है वो एरियल सर्वे से है। एरियल सर्वे है। एरियल सर्वे थ्रू एयर होता है। इसमें एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स के ज़रिए से ऑब्जर्व किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। लार्ज एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से ऑब्जर्व किया जाता है ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल बर्ड स्पीशीज़ इस तरीके से लार्ज वेटलैंड एरिया में, और इसके अलावा से लार्ज मैमल पॉपुलेशंस को इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। रैंडम सैम्पलिंग की किस तरह से जाती है ये हमने देख लिया। बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए सैम्पलिंग करने के मेथड हमने देखे। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो है मेथड्स टू असेस अबंडेंस। अबंडेंस क्या चीज़ होती है? किसी भी स्पीशीज़ की तादाद किसी जगह पर जो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया में हमने कैट की अबंडेंस देखनी है और हमें वहाँ पर मिले हैं उसके 180 मेंबर्स, तो इट मीन कैट की अबंडेंस 180 है। तो अबंडेंस को किस तरीके से देखा जाता है? मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए मुख्तलिफ मेथड यूज़ होते हैं। एक मेथड है पॉइंट काउंट। इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया जाता है और उस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरने वाले ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया जाता है। ज़्यादातर ये मेथड बर्ड्स के लिए और मोबाइल एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें गुजरने वाले एनिमल्स को देखना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिटी है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, तो यहाँ पर कैमरा लगा दिया जाएगा और फुल डे में यहाँ से कितने बर्ड्स गुजरे हैं या कितने मोबाइल एनिमल्स गुजरे हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं और इस तरीके से उनकी अबंडेंस पूरे सिटी में पता चल जाती है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मार्क रिकैप्चर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पहले निशान लगाया जाता है, यानी पहले कैप्चर। रिकैप्चर का मतलब है दोबारा पकड़ना। इसका मतलब है एक दफ़ा पहले पकड़ते हैं, पहले पकड़ने के बाद उनको मार्क करते हैं, उनको निशान लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है और दोबारा से अब रैंडमली दोबारा से ऑर्गेनिजम्स को पकड़ा जाता है और फिर देखा जाता है कि जो हमने मार्क किए थे उनमें से कितने हमारे पास वापस आए हैं। ये उन एनिमल्स के लिए है जिनको वैसे काउंट करना, डायरेक्टली काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम जब रिकैप्चर करते हैं तो उसमें हमारे पास मार्क वाले अगर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हमारे पास यही चंद एक थे जो कि दोबारा कैप्चर करने में भी हमारे पास आए हैं। लेकिन अगर रिकैप्चर करने में मार्क किए हुए कम आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है। हमने पहले जो मार्क किए थे वो और थे, पहले जो पकड़े थे वो और थे, और अब हम जो न्यू पकड़ रहे हैं वो और हैं, यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास एक जो थर्ड मेथड है दैट इज क्वाड्रेट काउंट। क्वाड्रेट काउंट जैसे कि हमने पहले देखा है, ये वाला मेथड है क्वाड्रेट काउंट वाला, जिसमें क्वाड्रेट्स बना दिए जाते हैं, स्क्वायर बना दिए जाते हैं और उनमें से सैंपल लिया जाता है और ये सैंपल ज़्यादातर सेसाइल एनिमल्स और प्लांट्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैप्चर रिकैप्चर मेथड है। ये आप मार्क एंड रिकैप्चर से समझेंगे कि उसी तरह का है, लेकिन मार्क एंड रिकैप्चर एक ही जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कैप्चर रिकैप्चर में ऐसा है कि हम दो मुख्तलिफ एरियाज़ के दरमियान मूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। हमने यहाँ पे कैप्चर किया
और उनको छोड़ दिया और फिर दोबारा देखेंगे इनको इस एरिया में, अगर इस एरिया में हमें वो मिलते हैं तो हमें ये माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अबंडेंस पता चल जाती है कि कितने इस एरिया से, इस वाले एरिया से इस एरिया में मूव किए हैं। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में हम सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी से इमेजेस लेते हैं और उनमें काउंट कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ये भी किसी जगह पर अबंडेंस को असेस करने का एक तरीका है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर है, मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स को इस तरीके से बताऊं कि आपके लेवल पर वो आपको समझ इजीली आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप उसको अगेन सुने और बुक से भी पढ़ें, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा।